हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में। फ्री बॉडी डायग्राम जो होता है हम लोग को न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि जितना भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का टॉपिक होगा सब फ्री बॉडी डायग्राम के बेसिस पे ही होगा। तो न्यूटन्स लॉ रन किस पे करता है? फ्री बॉडी डायग्राम पे। ठीक है, और आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे फ्रिक्शन वो भी किस पे काम करेगा? फ्री बॉडी डायग्राम पे। और आगे पढ़ेंगे आरबीडी, वो भी फ्री बॉडी डायग्राम पे। सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे, वो भी फ्री बॉडी डायग्राम पे। तो फ्री बॉडी डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम होता पहले क्या है उसके बारे में पहले देखते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम का यहाँ पे डिफिनेशन हम लोग लिखे, द डायग्राम विच रिप्रेजेंट द इंटायर फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल और ऑब्जेक्ट। मतलब कोई पार्टिकल है, ठीक है, सपोज कोई पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, तो इस पार्टिकल पे जितना भी फोर्स लग रहा है उसको अगर डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम कहेंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर है। सपोज दैट ए ऑब्जेक्ट है, क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, या फ्रिक्शन लग रहा है, या हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा है, या मैग्नेटिक लग रहा है, जितना भी फोर्स लग रहा है अगर हम लोग डायग्राम से रिप्रेजेंट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल के बेस से देखते हैं हम लोग। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एक mkg का ऑब्जेक्ट है जो ग्राउंड पे रखा हुआ है। mkg का ऑब्जेक्ट है जो ग्राउंड पे रखा हुआ है। ग्राउंड कैसा है? स्मूथ है। स्मूथ कहने का मतलब क्या होगा? कोई फ्रिक्शन नहीं हो। हम लोग जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे ना, इसमें ग्राउंड को मान कर चलना है, पूरा स्मूथ है। स्मूथ कहने का मतलब फ्रिक्शन लेस, कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा। ठीक है, तो यहाँ पे mkg का ऑब्जेक्ट है जो इस ग्राउंड पे रखा हुआ है। तो मुझे बनाना है इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो mkg का जो ऑब्जेक्ट है नीचे की तरफ लगा रहा हो, क्या mg लगा रहा हो, नीचे की तरफ क्या लगा रहा है? mg। बना दिए mg। अब देखो थोड़ा सा mkg का जो ऑब्जेक्ट है ना इसे थोड़ा ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं। ठीक है, समझाने के लिए। kg का ऑब्जेक्ट है, हम सब क्या हो गया? ग्राउंड हो गया जो स्मूथ है। तो बताना इस mkg का जो ऑब्जेक्ट है नीचे की तरफ mg लग रहा है। क्या लग रहा है? mg लग रहा है। जो लगा रहा है कौन? ग्रेविटेशन। नीचे की तरफ क्या लग रहा है? mg। जो लगा रहा है ग्रेविटेशन। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg, और ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ग्राउंड पे। तो ग्राउंड में तो धंस जाना चाहिए ऑब्जेक्ट को, क्योंकि फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। लेकिन ऐसा होता है? नहीं होता है। रीजन क्या है? क्योंकि नीचे की तरफ mg लग रहा है ना, तो ग्राउंड भी इस पे mkg ऑब्जेक्ट पे फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है। ठीक है, उसका नाम है नॉर्मल। क्या नाम है? नॉर्मल। ठीक है, क्या नाम है? नॉर्मल। तो बताओ इस mkg का फ्री बॉडी डायग्राम बन गया कि mkg पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। एक नॉर्मल लग रहा है ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ mg लग रहा है। ठीक है, जो ग्रेविटेशन लग रहा है। ये जो नॉर्मल लग रहा है किसके द्वारा लग रहा है? इस ग्राउंड के द्वारा लग रहा है, बाय ग्राउंड। अच्छा, ये तो mkg का फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब ग्राउंड का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा? बोलेगा सर ग्राउंड का फ्री डायग्राम बताओ। अगर मान लो कि ग्राउंड ऊपर की तरफ लगा रहा है इस सरफेस पे, ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ लगा रहा है नॉर्मल, तो इस ऑब्जेक्ट का जो नीचे वाला सरफेस है वो भी तो लगाएगा ग्राउंड पे नॉर्मल। न्यूटन थर्ड लॉ, जितना हम ऊपर लगाएंगे उतना नीचे लगाएगा ओ ऑब्जेक्ट। तो ग्राउंड लगा रहा है ऊपर की तरफ नॉर्मल, तो ऑब्जेक्ट भी नीचे लगाएगा किस पे? ग्राउंड पे नॉर्मल। तो ग्राउंड पे लग रहा है नॉर्मल। ठीक है, किसके द्वारा लग रहा है? बाय mkg लगा रहा है नीचे की तरफ, किस पे? ग्राउंड पे। क्योंकि ग्राउंड ऊपर लगाया तो mkg नीचे लगा दिया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं।
ये थीटा एंगल है, ए हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे है, थीटा एंगल पे इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं, एमकेजी का ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा कैसे देखना, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिए हॉरिजॉन्टल इस प्लेन का और वर्टिकल इस प्लेन का, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे mg लग रहा है नीचे की तरफ इस mkg ऑब्जेक्ट पे, आप बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो बताना, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना पड़ेगा ना, थोड़ा ऊपर की तरफ क्या करना पड़ेगा, लिफ्ट करना पड़ेगा इस mkg ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ये एंगल थीटा है जो हॉरिजॉन्टल से बना रहा, तो mkg ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा ऊपर की तरफ क्या कर दिए, लिफ्ट कर दिए, ठीक है। अब बताओ इस mkg ऑब्जेक्ट पे क्या लग रहा, नीचे की तरफ mg लग रहा, नीचे की तरफ mg लग रहा। अच्छा, ये जो सरफेस है इंक्लाइन प्लेन का जो सरफेस है इस ऑब्जेक्ट के सरफेस के कांटेक्ट में है, तो ये जो इंक्लाइन प्लेन के अंदर तो ऑब्जेक्ट धंस नहीं रहा, यानी कि ये ऊपर की तरफ से वो लगाएगा फोर्स, वो जो होगा नॉर्मल। तो यहाँ पे एक नॉर्मल लगेगा, वो कौन लगाएगा नॉर्मल, वो लगाएगा ग्राउंड बाय इंक्लाइंड प्लेन बोल सकते हैं यहाँ पे, बाय इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन लगाएगा, ठीक है। अच्छा, इस इंक्लाइंड प्लेन पे भी तो लगेगा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा, वो कौन लगाएगा, वो इस mkg ऑब्जेक्ट लगाएगा नीचे की तरफ, न्यूटन ला। अगर इंक्लाइंड प्लेन लगा रहा है ऊपर परपेंडिकुलरली, तो mkg भी नीचे लगाएगा परपेंडिकुलरली। तो ये किसके द्वारा लग रहा है, नॉर्मल फोर्स बाई mkg, ठीक है। ये था, और भी हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं, तो ऐसे इरेज करने दो। देखना थर्ड में, ये इंक्लाइंड प्लेन है जो हॉरिजॉन्टल से कितना पे है, थीटा पे है, ठीक है। इसका मास mkg है और यह बॉल एक है, क्या है, बॉल है, ठीक है, बॉल है। तो इसका बनाना है मुझे फ्री बॉडी डायग्राम, तो फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाते हैं। तो नीचे की तरफ देखो तो एगो तो mg लग रहा होगा, आप लोग को पता ही है, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg लग रहा है, ठीक है। नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg लग रहा, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, थोड़ा बॉल को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर देते हैं, थोड़ा सा कर देते हैं, अच्छा लगेगा दिखने में। देखो इस प्रकार से बना दिए, ठीक है। यहां से कितना एंगल था, थीटा एंगल था, ठीक है। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट का जो मास है mkg, ठीक है, तो मास जनरली सेंटर पे ही प्रेजेंट होता है। तो मान लो इस ऑब्जेक्ट का सेंटर यहाँ पे ही है, तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, यहाँ पे mg लग रहा है, ठीक है, mg लग रहा है mg। एक बात और बताना, ये जो यहाँ पे सरफेस है, यहाँ पे बॉल टच हो रहा है, तो यहाँ पे टच होने के कारण एक नॉर्मल लगेगा, क्या लगेगा, एक नॉर्मल। एक यहाँ पे टच हो रहा है, ये जो बॉल का सरफेस है, तो यहाँ भी नॉर्मल लगेगा। और नॉर्मल हमेशा जिस सरफेस पे टच हो रहा है ना, उसके परपेंडिकुलर लगेगा, तो इसके परपेंडिकुलर लगेगा। और नॉर्मल हमेशा कहाँ से पास करेगा, सेंटर से, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो इसको मान लेते हैं n1 नॉर्मल। n1 जो नॉर्मल लगा है
किसके कारण? इंक्लाइंड प्लेन के कारण लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए नॉर्मल, तो लगा किसके कारण? इंक्लाइंड प्लेन के कारण। तो इंक्लाइंड प्लेन लगाया नॉर्मल इस एम के जी ऑब्जेक्ट पे, तो एम के जी ऑब्जेक्ट भी नॉर्मल लगाएगा, उतना ही फोर्स लगाया होगा इस इंक्लाइंड प्लेन पे। इस इंक्लाइंड प्लेन पे कौन लगाया हुआ? एम के जी ऑब्जेक्ट। न्यूटन थर्ड लॉ, अगर इंक्लाइंड प्लेन लगाया ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ, तो ये ऑब्जेक्ट भी लगाएगा इंक्लाइंड प्लेन पे नीचे की तरफ। ठीक है, इधर लगाया ऑब्जेक्ट पे इंक्लाइंड प्लेन, तो ऑब्जेक्ट लगाएगा इधर इंक्लाइंड प्लेन पे। तो यहाँ पे लगेगा किसके द्वारा? इंक्लाइंड प्लेन पे लगेगा किसके द्वारा? बाई ऑब्जेक्ट, बाई ऑब्जेक्ट। और नॉर्मल इनटू n1 लगेगा, सॉरी, यहाँ पे n1 किसके द्वारा लगा? बाई इंक्लाइंड प्लेन, बाई इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, अब दूसरा देखो, यहाँ पे अब यहाँ पे भी टच हो रहा है, तो यहाँ पे टच हो रहा है, तो ए भी ग्राउंड जो है, ये ग्राउंड एक प्रकार का है ना, तो ये भी लगाएगा एक नॉर्मल जो यहाँ से पास करेगा इस प्रकार से सेंटर से। तो नॉर्मल पास किया, इसका नाम क्या रख दिए? N2। इसका नाम क्या रख दिए? N2। ठीक है, इसका नाम रख दिए N2 रख दिए। ठीक है, N2 रख दिए। ये लगा किसके द्वारा? इस परपेंडिकुलर प्लेन के द्वारा। ठीक है, बाई परपेंडिकुलर प्लेन के द्वारा। अब बताओ, जब ये परपेंडिकुलर प्लेन इस पे लगा रहा है नॉर्मल इधर ऑब्जेक्ट पे, तो ऑब्जेक्ट भी तो इधर लगाएगा। अगर ये लगाया इधर N2, तो ऑब्जेक्ट भी इधर लगाएगा किधर? N2 भी लगाएगा किस पे? इस परपेंडिकुलर प्लेन पे। ठीक है, N2 लगाएगा, N2 किसके द्वारा लगा? बाई ऑब्जेक्ट। ठीक है, बाई ऑब्जेक्ट। ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। कुछ चीजें और बताना जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना, यहां से हम लोग एक ड्रॉ करते हैं वर्टिकल प्लेन। ठीक है, यहां से ड्रॉ करते हैं एक हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, ये भी वर्टिकली, ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अगर ए थीटा है, क्या है? ए थीटा है, तो बताना ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 है। ए थीटा है, ए 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। इसमें बात करिए 90 माइनस थीटा, तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया ना हॉरिजॉन्टल के, ये वाला वर्टिकली, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला कितना होगा? थीटा। अच्छा, ये तो परपेंडिकुलर है, ये थीटा हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो ए भी तो इस हॉरिजॉन्टल के ये परपेंडिकुलर ही है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? थीटा। जब ए थीटा, तो वर्टिकली अपोजिट सी ए भी कितना हो जाएगा? थीटा। एक बात ध्यान में आया, यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड प्लेन है, उसका जो नॉर्मल है वो वर्टिकल से थीटा एंगल पे है। हॉरिजॉन्टल से थीटा इंक्लाइंड प्लेन, तो उसका नॉर्मल वर्टिकल से थीटा। समझ आया? इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। तो ये जो N1 है वो थीटा एंगल पे है, किससे? वर्टिकल से। इस चीज को ध्यान रखना, समझा? ये क्या है? हॉरिजॉन्टल से प्लेन क्या है? देखो, हॉरिजॉन्टल से प्लेन कितना एंगल पे है? थीटा एंगल पे है, तो इसका नॉर्मल ए गया है, तो इसका नॉर्मल ए गया है, तो ये नॉर्मल जो है वर्टिकल से कितना एंगल पे? थीटा एंगल पे। अगर प्लेन हॉरिजॉन्टल से थीटा, तो उसका प्लेन से जो नॉर्मल जाएगा वो वर्टिकल से थीटा। प्लेन हॉरिजॉन्टल से, लेकिन नॉर्मल वर्टिकल से। ठीक है, प्लेन हॉरिजॉन्टल से थीटा, तो नॉर्मल वर्टिकल से थीटा। इस बात को ध्यान रखना। हो गया? अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और शॉर्ट में लिख लेते हैं, हम सबको आदत है लिखने का। ये जो पूरे बॉडी है ना, इसको मान लेते हैं एक पार्टिकल। पार्टिकल मान लिया यहाँ पे, ठीक है, पार्टिकल मान लिए। तो बताना, पार्टिकल मान लिए तो नीचे की तरफ क्या लग रहा है? mg लग रहा है। ठीक है, mg लग रहा है।
और एक इधर की तरफ लग रहा है कौन, N2 लग रहा, ठीक है। एक वर्टिकल से थीटा एंगल पे कौन लग रहा, N1 लग रहा। हो गया। इसको ये का इस टाइप से लिखे, यहाँ पे इसलिए लिखिए। फिर वही डायग्राम था, आसान था, ठीक है। एक थोड़ा सा और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फोर्थ में, आसान है। ठीक है, यहां से जो है अल्फा एंगल बना रहा, ये बना रहा है प्लेन बीटा एंगल, ठीक है। ये जो है कैपिटल M के जी का ऑब्जेक्ट है, और इसको मान लेते हैं ये बॉडी है, ये भी क्या है, बॉडी है। तो ध्यान देना, बॉल मानो ये ऑब्जेक्ट मानो, बात से मेरा ने तो ऑब्जेक्ट है, क्या बार बार नाम लिखेगा, बॉल जरूरी थोड़ी है बॉल इसको मानना, कुछ और मान सकते हो, फुटबॉल मान सकते हो। देखो इस M के जी का एक ऑब्जेक्ट है कैपिटल M का, जो एक इंक्लाइन प्लेन है, एक इंक्लाइन प्लेन है, बीच में इसे फंसा दिया गया है, ठीक है। ऐसे ऐसे दो इंक्लाइन प्लेन है, बीच में लाके डाल दिया, इस प्रकार से रखा होगा। तो बताना इसका इस सेंटर है, तो नीचे की तरफ तो वो mg लगेगा, आप लोग को पता ही है, ग्रेविटेशन लगाएगा नीचे की तरफ mg लगाएगा, ठीक है। नीचे की तरफ ग्रेविटेशन का लगाया mg, ठीक है। और एक नॉर्मल फोर्स इस इंक्लाइन प्लेन से लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कांटेक्ट में है, यहाँ से जो नॉर्मल कहां से पास करेगा, सेंटर से, इसका नाम रखते हैं N1। एक नॉर्मल यहाँ से जो है पास करेगा, किससे, सेंटर से, इसका नाम रख देते हैं N2, ठीक है। N2 नाम रखते हैं, ठीक है, N2 नाम रखते हैं। एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करते हैं, एक वर्टिकल ड्रॉ करते हैं। अच्छा, ये जो प्लेन है हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे, अल्फा एंगल पे, तो इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल ए है, वो वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा, अल्फा एंगल बनाएगा, सीधा बात। अच्छा, इस प्लेन को देखिए तो ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे है, बीटा एंगल पे, तो इस प्लेन से जो नॉर्मल ड्रा हुआ वो वर्टिकल से कितना एंगल पे हो जाएगा, बीटा एंगल पे, सीधी सी बात है, और तो कुछ है नहीं। अब पूरे ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट मास मान लो, एक पार्टिकल मान लो, तो पार्टिकल पे नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg लग रहा है, सॉरी कैपिटल M है ना, कैपिटल M है, कैपिटल M है, ठीक है। एक नॉर्मल लग रहा है यहां से इधर N1, एक नॉर्मल लग रहा है इधर से N2, दिख रहा है, इधर लग रहा है N1 जो वर्टिकल से कितना एंगल पे है, बीटा एंगल पे, इधर लग रहा है N2 जो वर्टिकल से कितना एंगल पे है, अल्फा एंगल पे। बन गया फिर डायग्राम, कैपिटी बन गया, किधर से बात हो गया ना। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, फिफ्थ देखते हैं। सब बेसिक बेसिक आइडिया ले, बाकी सब यूज करेंगे हम लोग आगे, अभी तो सब क्वेश्चन बनाएंगे, तो सिर्फ एक वीडियो ही सीख रहे हैं। देखना फिफ्थ पे आगे हम लोग, एक सेलिंग है, स्पेलिंग देखना सेलिंग का, ठीक है। ये स्ट्रिंग है हम लोग का, क्या है, स्ट्रिंग है। यहाँ पे M के जी ऑब्जेक्ट का मास जो है लटका हुआ है, ठीक है, इंच। इसका बनाना है मुझे फ्री बॉडी डायग्राम। देखो ये सेलिंग है, यहाँ पे रस्सी बांध दी है, और यहाँ पे नीचे में M के जी का ऑब्जेक्ट है। मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है किसका, रस्सी का। तो देखते हैं कैसे बनता है, बताना। नीचे की तरफ एक mg लग रहा होगा, M के जी ऑब्जेक्ट ये लग रहा होगा ना नीचे की तरफ, कौन लगा रहा है, ग्रेविटेशन। अच्छा, मुझे लगा बनाना है किसका फ्री बॉडी डायग्राम, स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग का बनाना है क्या, फ्री बॉडी डायग्राम।
तो बताना बाबू, बताना एक बात, ये स्ट्रिंग है, मान लेते हैं स्ट्रिंग का जो मास होता होगा m डैश, ठीक है, m डैश। अच्छा, इस m के जी जो ऑब्जेक्ट है नीचे की तरफ लग रहा है m g, क्या लग रहा है m g। तो m के जी का ऑब्जेक्ट किससे बना हुआ है, रस्सी से बना हुआ, किससे बना हुआ है, रस्सी से बना हुआ है। तो रस्सी में टेंशन आ गया नीचे की तरफ, तो रस्सी में टेंशन आ गया नीचे की तरफ, उसको क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, क्या मानते हैं, टी मानते हैं, कैपिटल टी मान लेते हैं, ठीक है। रस्सी में टेंशन आ गया, इस m के जी के कारण रस्सी टाइट हो गया। जब रस्सी टाइट होगा तभी टेंशन आता है, जब रस्सी टाइट होगा ना तो नीचे आ गया टेंशन, और जब नीचे टेंशन आ गया तो उसको मान लेते हैं टी। इस m के जी को ही टी मान लिए जनरली, ठीक है। तो नीचे mg लग रहा है यानी कि टी लग रहा है रस्सी में टेंशन। अच्छा, रस्सी में जब टेंशन नीचे की तरफ लग रहा है इस m के जी के कारण, तो ये जो सेलिंग है ऊपर की तरफ लगाएगा टेंशन। सेलिंग चाहेगा कि रस्सी टूट जाए, नहीं ना, तो ये अपना ऊपर की तरफ लगाएगा, किधर लगाएगा, ऊपर की तरफ लगाएगा, कौन, सेलिंग। तब मान लेते हैं कितना लगा रहा, टी डैश लगा रहा है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रिंग का मास मान लिया m डैश, तो नीचे की तरफ स्ट्रिंग पे क्या लग रहा होगा, m डैश g, m डैश g। अच्छा, मुझे बताना, अगर m डैश 0 हो गया यानी स्ट्रिंग मासलेस हो गया, कहने को लोग क्या हो गया, स्ट्रिंग मासलेस हो गया, मासलेस हो गया, स्ट्रिंग का कोई मास है ही नहीं, तब क्या होगा, जितना टी नीचे लग रहा है उतना ही टी ऊपर भी लगेगा, यानी टी बराबर टी डैश। आया, जब स्ट्रिंग मासलेस है तो स्ट्रिंग में जहां भी टेंशन लगेगा सेम टेंशन लगेगा। अगर यहाँ पे टेंशन टी लग रहा है तो यहाँ भी टेंशन टी लगेगा, यहाँ भी टेंशन टी लगेगा, हर जगह पे टी टेंशन क्या होगा, टी लगेगा। कब, तो स्ट्रिंग क्या हो, मासलेस हो। स्ट्रिंग मासलेस हो यानी टेंशन सेम होगा रस्सी में, ठीक है। ये था हम सबका क्वेश्चन। एक और देखते हैं, 6 नंबर पे। एक थीटा एंगल है, ठीक है। यहाँ पे एक बॉल है, दीवार, यहाँ पे m के जी का ऑब्जेक्ट रखा गया, ठीक है। और यहाँ पे हिंज किया गया, इसे बांधा गया स्ट्रिंग से, ठीक है, स्ट्रिंग से बांधा गया। पहले एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ड्रॉ कर लिया हम लोग। अच्छा, इस m के जी ऑब्जेक्ट पे नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, एक mg लग रहा होगा ग्रेविटेशन के कारण। अच्छा, इस m के जी ऑब्जेक्ट पे हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम किसका बना रहे हैं, m के जी का, ठीक है। m के जी पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है वो सिर्फ देखेंगे, ठीक है। एक ग्राउंड पे कितना लग रहा है वो नहीं देखेंगे, सिर्फ m के जी पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखो, m के जी पे एक नीचे की तरफ mg लग रहा है, m के जी पे एक नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ, जो लगाएगा कौन, ग्राउंड। ये परपेंडिकुलर होगा किस पे, इस इंक्लाइन प्लेन पे, ठीक है। अच्छा, इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे है, थीटा पे। तो इस इंक्लाइन प्लेन से जो नॉर्मल जाएगा वो वर्टिकल से कितना एंगल पे हो जाएगा, थीटा पे। सीधा सी बात हो गया, ठीक है। अब बताओ, ए थीटा तो वर्टिकली अपोजिट, यहां से देखो तो थोड़ा सा इसे ड्रॉ करते हैं नीचे की तरफ। अगर एक थीटा तो वर्टिकली अपोजिट ये भी क्या हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा, ठीक है, थीटा ही हो जाएगा। तो बताओ ये क्या हो गया, थीटा ही हो गया, ठीक है।
अब बताना, ये जो mg है दो कंपोनेंट में टूटेगा, कौन कौन सा दो कंपोनेंट में टूटेगा? एक टूटेगा इधर mg cos थीटा, एक टूटेगा इधर mg sin थीटा, कितना टूटेगा? mg sin थीटा, ठीक है, mg sin थीटा। अब बताना, नीचे लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, इधर लग रहा है mg cos थीटा, ऊपर लग रहा है नॉर्मल n, नॉर्मल n लग रहा है, जो ग्राउंड लगा रहा है mg लग रहा है नीचे, जो किसके कारण लग रहा है? ग्रेविटेशन द्वारा लग रहा है इस n kg ऑब्जेक्ट पे। बताना, ये जो mg sin थीटा है, इस ब्लॉक को क्या चाहेगा? नीचे की तरफ खींचना। इस ऑब्जेक्ट को क्या चाहेगा? नीचे की तरफ खींचना। लेकिन जैसे ही नीचे की तरफ आना चाहेगा, रस्सी टाइट हो जाएगा, रस्सी में क्या चलेगा? टेंशन चलेगा। क्या चलेगा? टेंशन। रस्सी में क्या चलेगा? टेंशन। रस्सी तो आना नहीं चाहेगा, तो रस्सी में टेंशन चलाएगा। तो ब्लॉक नीचे आना चाहेगा, तो रस्सी में टेंशन ऊपर लगेगा। ठीक है, ठीक है, रस्सी में टेंशन किधर लगेगा? ऊपर लगेगा। तो रस्सी सेम है। अच्छा, रस्सी में टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा। अच्छा, जब रस्सी ऊपर आना चाहेगा तो इसका कारण टेंशन नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, नीचे की तरफ लगेगा। तो mg नीचे लगेगा तो टेंशन ऊपर की तरफ लग जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, तो ये ब्लॉक पे इतना फोर्स लग रहा है, तो इसका इस ब्लॉक को मान लेते हैं क्या? एक पॉइंट मास मान लेते हैं, एक पार्टिकल मान लेते हैं जो नीचे की तरफ इस पे लग रहा है फोर्स mg। एक हॉरिजॉन्टल ड्रा करते हैं, एक वर्टिकली ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक इधर लग रहा है नॉर्मल, थीटा एंगल पे नॉर्मल लग रहा है, एक टेंशन लग रहा है यहां से T। अच्छा बताओ, बताना एक चीज, ये थीटा, तो भाई ये भी क्या हो जाएगा? थीटा, थीटा ही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। तो ये थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा। तो हॉरिजॉन्टल से जो टेंशन है कितना एंगल पे होगा? थीटा एंगल पे ही हो जाएगा। ये हम सबका बन गया फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। ठीक है, एक और देखेंगे हम लोग, इसे थोड़ा मिटाना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। ठीक है, 7th नंबर पे ये एक पुल्ली है। क्या है? पुल्ली। पुल्ली समझते हैं? ठीक है, एक पुल्ली है। इस पुल्ली का जो मास है कैपिटल M है। ठीक है, m kg का पुल्ली है। यहाँ पे एक m2 kg का ऑब्जेक्ट यहाँ पे लटका दिए, फिर इसके ऊपर से, पुल्ली के ऊपर से रस्सी है, फिर यहाँ पे m1 kg का ऑब्जेक्ट को लटका दिए। ठीक है, m1 kg का ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लटका दिए। ठीक है, ये पुल्ली है और ये क्या है हम लोग का? स्ट्रिंग है। क्या है? स्ट्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग जो है मासलेस है। ठीक है, तो मासलेस स्ट्रिंग लिख देते हैं डायरेक्ट। हटा, कौन सा है? मासलेस स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग कैसा है? मासलेस है। बताना बाबू, बताना, इस जो m kg ऑब्जेक्ट है, इस पे नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? m1g। किसके द्वारा लग रहा होगा? ग्रेविटेशन के द्वारा m1g। तो जब m1g नीचे की तरफ लग रहा होगा तो रस्सी को क्या करेगा? नीचे की तरफ खींचेगा। कौन? m kg ऑब्जेक्ट। m1 kg क्या करेगा? रस्सी को नीचे की तरफ खींचेगा ना। अगर m1g पे mg नीचे की तरफ लग रहा है, m1 kg पे ऑब्जेक्ट पे m1g नीचे की तरफ लग रहा है, तो m1 kg ऑब्जेक्ट जो है रस्सी को नीचे की तरफ खींचेगा, क्योंकि नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। तो रस्सी को जब नीचे की तरफ खींचेगा ना, तो रस्सी में टेंशन लगेगा ऊपर की तरफ। किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। मान लेते हैं टेंशन T। ठीक है, अच्छा, फिर यहां से ऐसे चलेंगे ऊपर। यहां पे क्या होगा? पुल्ली को रस्सी नीचे की तरफ खींचेगा। पुल्ली को देखता है, थोड़ा टाइटली खींचेगा नीचे की तरफ। नीचे की तरफ खींचना चाहेगा कौन? रस्सी। तो रस्सी में टेंशन किधर लगेगा? नीचे की तरफ।
ठीक है। तो जो टेंशन यहाँ पे लग रहा है वही टेंशन यहाँ पे भी लगेगा। अगर यहाँ टेंशन 100 न्यूटन लग रहा है तो यहाँ पे टेंशन 100 न्यूटन ही लगेगा, क्योंकि स्ट्रिंग कैसा है, मासलेस। और जब मासलेस स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में हर जगह पे क्या लगेगा, टेंशन सेम लगेगा। ठीक है, टेंशन सेम लगेगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, m2 kg पे नीचे की तरफ लगेगा ग्रेविटेशन फोर्स। तो m2 kg जो है ये स्ट्रिंग को क्या चाहेगा, नीचे की तरफ खींचना, लेकिन स्ट्रिंग क्या चाहेगा, हम ना खींचाएं, यानी स्ट्रिंग ऊपर लगाएगा तो क्या, टेंशन। अच्छा यहाँ पे आ जाओ, पुल्ली को स्ट्रिंग चाहेगा नीचे की तरफ खींचना, तो स्ट्रिंग चाहेगा ना, स्ट्रिंग किधर चाह रहा है फोर्स लगाना, नीचे की तरफ, और टेंशन लगा देगा नीचे की तरफ। ठीक है, अब बताओ, बोलेगा सर यहाँ पे भी टेंशन टी, यहाँ भी टेंशन टी, यहाँ भी टेंशन टी, यहाँ पे टेंशन टी, हर जगह पे तो सेम ही टेंशन लिखे हैं। बाबू एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, बहुत बड़ा बात है, अगर रस्सी सेम है ना तो हर जगह टेंशन भी सेम होगा, याद रखना। रस्सी सेम तो हर जगह टेंशन सेम, 100 100 100 100 100, रस्सी एक ही है ना, देखो यही रस्सी है ना, इसे बांध के यहाँ रखा गया है, तो रस्सी सेम तो टेंशन सेम। अगर स्ट्रिंग सेम, याद रखना, स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम। ठीक है, क्या होगा, टेंशन सेम होगा। ये बन गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। एक चीज और देखते हैं यहाँ पे, ये पुल्ली है, पुल्ली का m kg का है, इस पे स्ट्रिंग इस प्रकार से है, इस पे स्ट्रिंग इस प्रकार से है। ठीक है, इस प्रकार से क्या स्ट्रिंग है। अब बताना, ये जो पुल्ली है इस पे एक नीचे की तरफ लग रहा है टेंशन टी, यहां भी लग रहा है टेंशन टी, और m kg है तो ग्रेविटेशनल भी नीचे की तरफ लगाएगा mg। ये जो पुल्ली यहाँ पे हिंज है, यानी कांटी मारा गया है, पुल्ली ऐसे रहता है, ठीक है, इसको इसे कांटी मार के इसके अंदर गाड़ा गया है। ठीक है, यहाँ पे इसे लटकाया गया है पुल्ली को, तो इसके अंदर में कितना यानी कि फोर्स लग रहा है, यानी हिंज फोर्स। फोर्स कौन सा, हिंज। ठीक है, हिंज फोर्स कितना होगा बताना, टी टी एम जी, टी प्लस टी यानी 2t प्लस एम जी, यानी एम जी प्लस 2t आ गया हिंज फोर्स। यानी कि इतना फोर्स जो है यहाँ पे जो कांटी मारा गया ना, कील जो मारा गया है, यहाँ पे क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है इतना फोर्स को, एम जी प्लस 2t फोर्स को क्या कर रहा, कील होल्ड कर रहा। ठीक है, ये था हम सबका पुल्ली का, ये खत्म हुआ। अब आते हैं इक्विलिब्रियम पे, आते हैं, थोड़ा सा टॉपिक है, देखते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम जहां पे बोल दिया ना, क्या बोल दिया, इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम जहां पे बोल दिया वहां पे एक चीज समझना है कि फोर्स जीरो है। जब फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो, जब एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट। अच्छा, इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब रहेगा, जब फोर्स जीरो लग रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा, एक्सेलरेशन जीरो है, एक कंडीशन ही हो गया। कोई बॉडी अगर मान लो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जब चल रहा है तो एक्सेलरेशन नहीं लगेगा, क्योंकि जब वेलोसिटी चेंज होता है तभी एक्सेलरेशन आता है। जब एक्सेलरेशन नहीं आ रहा तो फोर्स कहां से आएगा, घंटा फोर्स आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कहने का मतलब क्या हो गया, फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, और वेलोसिटी जो होगा क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसका दो कंडीशन हो सकता है, दो कंडीशन हो सकता है। फर्स्ट को कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, दूसरा होगा डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का स्पेलिंग देखना,
ठीक है, इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब देखो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहने का मतलब वेलोसिटी जीरो, दैट मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट। अच्छा, जब किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जीरो हो गया तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो गया ना, यानी कि ऑब्जेक्ट किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। दूसरा बात, डायनेमिक में क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। क्या जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। इसमें भी एक्सेलरेशन जीरो होगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी जब कांस्टेंट होगा तभी इक्विलिब्रियम होगा। तो दोनों में वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, एक में वेलोसिटी जीरो होगा, एक में वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। यानी कि इसमें क्या होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है ना, तो 10 किलोमीटर पर आवर से ही चलेगा। अगर मान लो कि कोई चल रहा है 50 से, तो 50 से चलेगा, यानी कि ना घटेगा ना बढ़ेगा, एकदम कांस्टेंट से चलेगा। तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो ही जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। तो इस टाइम में क्या रहेगा, रेस्ट में नहीं, मोशन में रहेगा। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम यानी कि ऑब्जेक्ट मोशन में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम मींस ऑब्जेक्ट रेस्ट में, ठीक है। इसे मिटाते हैं, बस इतना ध्यान रखना। थोड़ा सा हम सब और कुछ देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखेंगे हम लोग। अभी तो बेसिक बेसिक चीजें सीखना है हम लोग को। एक mkg का ब्लॉक है, ठीक है, इसे मानते हैं m2 kg का ब्लॉक है। एक ग्राउंड है, स्मूथ है, ठीक है। इस पे एक m1 kg का ब्लॉक रख दिया गया। ब्लॉक यानी ऑब्जेक्ट है। अब इसका बनाना है मुझे फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, और देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले थोड़ा क्या करो, हवा में उठा दो, देखो कैसे बनेगा। ये हम लोग का ग्राउंड है, m2 kg ये है, ग्राउंड से थोड़ा ऊपर उठा दिए, और यहाँ पे भी देख रहे हैं ये भी टच में, इसको थोड़ा ऊपर उठा देते हैं। इसे क्या करते हैं, थोड़ा ऊपर उठा दिए m1 kg को, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, किसका, m1 kg का। गौर से देखना तब समझ में आएगा। बताओ m1 पे क्या लग रहा है, m1 पे ग्रेविटेशनल लगा रहा है नीचे की तरफ, m1g लगा रहा है, कौन, ग्रेविटेशन। अच्छा, m1g और m2g यहाँ पे दोनों कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में, और m1 इस m2 के अंदर धस भी नहीं रहा है। धस नहीं रहने का मतलब क्या हो गया, यानी कि अगर m1g नीचे की तरफ लगा रहा है फोर्स, m1g लगा रहा है कौन, m1 kg, m1 ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ लगा रहा है m1g, यानी कि जब धस नहीं रहा है m2 में, यानी m2 का जो सरफेस है ऊपर की तरफ लगा रहा है, उसको कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं, नॉर्मल। तो इसको बनते हैं n1। n1 किसके द्वारा लगा रहा है, बाई m2, किसके द्वारा, बाई m2 का सरफेस। अच्छा, जब m2 लगाएगा ऊपर की तरफ, तो m1 भी तो लगाएगा इसका सरफेस नीचे की तरफ, क्योंकि ये भी तो कांटेक्ट में है। तो यहाँ पे लग जाएगा कौन, n1 लगा रहा है, जितना ऊपर लगाया m2 उतना ही m1 लगाएगा m2 पे। न्यूटन थर्ड लॉ, हम तुमको लगाए n1 तो तुम भी हमको लगाएगा n1, हम तुमको लगाया n2 तो तुम भी हमको लगाया क्या, n2 ही लगाएगा। ये कौन है, न्यूटन थर्ड लॉ। तो ये n1 किसके द्वारा लग रहा है, m1 बाई n1, किस पे लग रहा है, m2 पे, ठीक है। तो बताना n1 बराबर क्या हो गया, ये तो इक्विलिब्रियम में हो गया, ये तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो जितना ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे लग रहा होगा तभी। तो n1 बराबर क्या हो गया, m1g, जितना ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे भी लग रहा है, ठीक है। अब एक बात और ध्यान देना, अब आते हैं m2 पे। m2 पे देखियो बाबू क्या हो रहा है, नीचे की तरफ लगेगा m2g ग्रेविटेशन लगाएगा, लेकिन m2 जो है इस ग्राउंड पे रखा हुआ है,
ठीक है, तो ग्राउंड के अंदर धंस नहीं रहा है। तो क्यों नहीं धंस रहा? अगर M2G नीचे फोर्स लगा रहा है तो धंसना चाहिए, लेकिन धंसता नहीं है। क्यों नहीं धंसता? क्योंकि ग्राउंड भी एक ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। किस पे? M2 पे। किस पे लगा रहा है? M2 पे। M2 पे लगा रहा है ऊपर की तरफ। कितना लगा रहा है? N2। कितना मानते हैं? N2। N2 किस तरह लगा रहा है? बाय ग्राउंड। बाय ग्राउंड की तरह लग रहा है कौन? N2। N2 लग रहा है किसके द्वारा? ग्राउंड के द्वारा। अच्छा, जब N2 लग रहा है ग्राउंड के द्वारा, तो ग्राउंड पे भी तो EM2 फोर्स लगाएगा, न्यूटन थर्ड लॉ। अगर ग्राउंड लगाएगा M2 पे तो M2 लगाएगा ग्राउंड पे। M1 ग्राउंड लगाएगा ऊपर की तरफ तो M2 लगाएगा नीचे की तरफ, यहाँ पे। कितना लगाएगा? N2। कितना लगाएगा? N2 किसके द्वारा? बाई M2। ठीक है, अब बताओ M2 पे क्या क्या है? M2 पे क्या क्या है बताना। M2 पे क्या क्या है? M2 पे है क्या? एक नीचे की तरफ लग रहा है M2G, एक यहाँ पे है क्या लगा हुआ? N1, एक यहाँ पे लग रहा है ऊपर की तरफ N2। तो N2 इक्विलिब्रियम में कब रहेगा? जब नीचे का फोर्स बराबर ऊपर का फोर्स। तो ऊपर का फोर्स कौन कौन लग रहा है? N2। ऊपर में सिर्फ N2 लग रहा है, नीचे में कौन कौन लग रहा है? N1 और M2G। तो N1 प्लस M2G। तो बताना N2 बराबर क्या हो जाएगा? N1 निकाल चुके हैं, M1G प्लस M2G। तो N2 बराबर क्या हो जाएगा? G कॉमन लो तो M1 प्लस M2। ये आ गया क्या? N2 का वैल्यू हो गया। एक और देखते हैं। इसे बिठाते हैं थोड़ा। इस पे सिर्फ क्या करते हैं, एक और लेते हैं M3 का, सॉरी M1 का यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ M2 कर देते हैं, यहाँ पे M3 कर देते हैं। ठीक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम आना है। सबसे आसान, सबको हवा में लिफ्ट कर दो तो ग्राउंड है। M3 यहाँ पे आ गया क्या? M2 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? M1 आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया? M1 आ गया। ठीक है, ये आ गया क्या? M1 आ गया। तो एक बात और ध्यान देना, जब M2 वहां पे है, M1 है और M3 को क्या कर दिए? हवा में क्या कर दिए? इसे लिफ्ट कर दिए। ठीक है, उठा दिए। तो अब इसका निकालना क्या? फ्री बॉडी डायग्राम। तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम आएंगे हम लोग M1 का। तो बताना M1 पे क्या क्या लग रहा है? M1 पे लग रहा है नीचे की तरफ एक M1G। क्या लग रहा है? M1G, जो लगा रहा है ग्रेविटेशन। हो गया। M1 और M2 का भी सरफेस कॉन्टेक्ट में है, तो M1 पे नीचे की तरफ लग रहा है M1G और M1 रखा हुआ है M2 पे। तो M2 के अंदर तो M1 को धंस जाना चाहिए, लेकिन धंसता नहीं है। इसका रीजन क्या है? यानी कि M2 भी ऊपर की तरफ लगा रहा है किस पे? उसको बोलते हैं कौन? नॉर्मल। मान लेते हैं N1 किसके द्वारा? बाई M2। अच्छा, जब M2 लगाएगा M1 पे तो M1 इसी चीज आप देखते रहेगा। अगर तुमको कोई पीटेगा तो तुम देखेगा खाली मुंह उठा करके, तुम ही रिएक्शन देगा ना। तो M2 लगाया M1 पे N1, तो M1 भी लगाएगा M2 पे N1। वो लगाया ऊपर की तरफ, ये लगाया नीचे की तरफ, डायरेक्शन अपोजिट, न्यूटन थर्ड लॉ। तो यहाँ पे लग गया क्या? N1 किसके द्वारा? बाई M1। ठीक है, अब बताओ M1 इक्विलिब्रियम में कब रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब क्या होगा? लेफ्ट का फोर्स बराबर राइट का फोर्स, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, बस। तो यहाँ पे लेफ्ट में फोर्स नहीं लग रहा है ना, राइट में फोर्स लग रहा है ऊपर में और नीचे में। तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स कर देंगे तो अपने आप किस में आ जाएगा? इक्विलिब्रियम में। कौन? M1। तो M1 यानी कि ये वाला बराबर ए वाला, यानी कि क्या हो गया? M1 बराबर क्या हो गया? M2, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं
m1 बराबर क्या हो गया m1g, m1 बराबर हो गया m1g। अब आते हैं m2 का। अब बताओ m2 है तो m2 पे नीचे की तरफ लग रहा होगा क्या m2g, ग्रेविटेशन के द्वारा लग रहा होगा। अच्छा m2 जो है इसके साथ कांटेक्ट में है, m3 के कांटेक्ट में है, तो m2 पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो m2 पे जब m2g लग रहा है तो m2 को m3 के अंदर घुस जाना चाहिए, धंसना चाहिए ना। क्यों नहीं धंस रहा, क्योंकि m3 भी ऊपर लगा रहा होगा ऊपर की तरफ, और m3 कितना लगा रहा होगा n2। तो जब m2 पे m3 लगा रहा है n2, तो m2 भी तो लगाएगा m3 पे, कितना उतना ही, कितना m2 लगाएगा बाई m2, यहां पे किसके दौरान होगा बाई m3। ठीक है। अब बताना इक्विलिब्रियम में करना है और m2 पे कोई फोर्स लग रहा है नहीं लग रहा, तो m2 को इक्विलिब्रियम में करना है। कब इक्विलिब्रियम होगा, लेफ्ट का फोर्स बराबर राइट का फोर्स, तो m2 पे लेफ्ट में लग रहा है ना राइट में लग रहा है, यानी ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। तो ऊपर का फोर्स ए वाला है, एक ए वाला है, सॉरी ऊपर का फोर्स ए है और नीचे का फोर्स एक ए वाला है, नीचे की तरफ एक ए लग रहा है। ठीक है, तो लिख देते हैं कब होगा m2 बराबर ऊपर का फोर्स सिर्फ m2 पे देखिए, ऊपर कौन लग रहा है सिर्फ n2 और नीचे कौन लग रहा है n1 और m2, तो n1 प्लस m2 ये हो गया। तो n2 बराबर क्या हो गया, n1 बराबर निकाल चुके थे m1g प्लस m2g, तो m2 बराबर कितना आ गया m1 प्लस m2, g तो कॉमन आ गया तो g यहाँ पे लिखा गया। ठीक है। अब आते हैं लास्ट वाले यानी m3 पे। m3 पे देखो नीचे की तरफ लग रहा है m3g जो लगा रहा है ग्रेविटेशन, तो m3 के ग्राउंड के सरफेस के कांटेक्ट में है, तो m3 को सरफेस में धंस जाना चाहिए, लेकिन धंसता नहीं है। क्यों नहीं धंसता, क्योंकि m3 भी जो है नीचे की तरफ लगा रहा है, तो ग्राउंड उसके ऊपर की तरफ लगा रहा होगा। कितना लगा रहा होगा, मान लेते m3 लगा रहा होगा। ठीक है, कितना लगा रहा होगा m3 लगा रहा होगा। अच्छा जब ग्राउंड लगा रहा है m3 पे ऊपर की तरफ m3, तो m3 देखिएगा कि m3 भी लगाएगा नीचे की तरफ किस पे, ग्राउंड पे, कितना m3 ही लगाएगा। तो बताओ m3 पे नेट फोर्स कौन कौन लग रहा है, m3 पे लग रहा है कौन कौन फोर्स, लेफ्ट में लग रहा है नहीं लग रहा, राइट में नहीं लग रहा नहीं ना, लेफ्ट राइट में नहीं लग रहा, तो m3 को इक्विलिब्रियम में करना है, तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। तो ऊपर में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है m3 पे, m3 पे तो एक ही फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ एगो ए लग रहा है, नीचे की तरफ एगो ए लग रहा है। ये जो n2 लग रहा है किसके द्वारा, m2 के द्वारा। ठीक है, n2 m2 के द्वारा लग रहा था। ठीक है, तो कर देते हैं, यानी ऊपर में फोर्स कौन कौन लग रहा है m3 पे, m3 सिर्फ लग रहा है, नीचे में लग रहा है कौन कौन m2, डायरेक्शन देखो नीचे की तरफ है ना, और नीचे क्या है यहाँ पे क्या है m3 है, तो n3 बराबर m2, सॉरी n2 कितना है m1 प्लस m2 और साथ में g प्लस m3 और g, तो m3 बराबर क्या होगा, g कॉमन ले लो, तो m1 प्लस m2 प्लस m3, यहाँ आ गया यहाँ पे g, ये हम सबका आ गया। इस प्रकार से फ्री बॉडी डायग्राम बनता है, तो आपको बनाना होगा। ठीक है, अभी और हम लोग देखते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वाला ठीक ठाक है। इसके पहले जो क्वेश्चन किए वो कौन था, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, यानी कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में था, ब्लॉक m1 m2 m3 इक्विलिब्रियम में था लेकिन मूव नहीं कर रहा था, वो रेस्ट में रखा हुआ था। ठीक है, एक दूसरे पे ग्राउंड पे। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे क्या है, एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ठीक है, बड़ा सा है, उसमें m1 रख दिए, सॉरी ए ऑब्जेक्ट रख, ए ब्लॉक रख दिए, बी ब्लॉक रख दिए, सी ब्लॉक रख दिए। ब्लॉक मतलब ऑब्जेक्ट ए बी और सी, ए पे बी है, बी पे ए है, सॉरी इससे सी कर दें, ए पे बी है, बी पे कौन है सी है। ठीक है, बी पे सी है, और जो ए है ना, ए रेक्टेंगुलर
ऑब्जेक्ट ए लेके जा रहा है ऊपर की तरफ कितना से 10 मीटर पर सेकंड से, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन तो होगा नहीं, जब एक्सेलरेशन है तो फोर्स नहीं होगा, तो इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन वेलोसिटी भी जीरो नहीं है, अगर वेलोसिटी जीरो होता तो रेस्ट होता, और रेस्ट यानी कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और रेस्ट नहीं है यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, और कुछ वेलोसिटी का वैल्यू भी है, वो कितना है 10। तो कौन सा इक्विलिब्रियम? डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, कौन सा इक्विलिब्रियम है सिस्टम? डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम है। ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम है। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड ऑल द नॉर्मल फोर्स। ठीक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम पहले बनाते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा फिगर सही से नहीं बन रहा। ये है 10 kg का, इसके ऊपर कौन है? बी है 3 kg का, सी है कितने kg का? 2 kg का। बनाना है एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। वेलोसिटी जा रहा है, बी वेलोसिटी जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड, कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो है, तो इस पे तो कोई फोर्स लगेगा नहीं, ब्लॉक पे किसी पे फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तब जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो, तो फोर्स भी जीरो, तो कुछ फोर्स तो लगेगा ही नहीं। यानी कि जो पहले का सिस्टम करवाए तो उससे वैसा ही यहाँ भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ऊपर से। ठीक है, ऊपर देखो तो नीचे की तरफ कुछ लगेगा, mg लगेगा, तो mg देखना, सी वाला को हम लोग यहाँ लिखते हैं, सी वाला को हम यहाँ डायग्राम बनाते हैं इसका। ठीक है, सी वाले का, सी का पहले इक्विलिब्रियम निकालेंगे हम लोग, डायनामिक इक्विलिब्रियम। सी है इसका 2 kg। ठीक है, तो इस पे क्या लगेगा? नीचे की तरफ क्या लग रहा है? एक m1g, m1 मास कितना है? 2 है, g का वैल्यू 10, यानी कि 20 न्यूटन लग रहा है नीचे की तरफ। तो जब नीचे की तरफ लग रहा है 20 न्यूटन, कितना लग रहा है? 20 न्यूटन। ठीक है, 2 kg का ऑब्जेक्ट तो m3 में धंसेगा नहीं, 2 kg का तो m3 में धंस नहीं किया, यानी m3 भी लगा रहा हो ऊपर की तरफ कोई फोर्स, मान लेते हैं कौन सा? n1। कौन मान लेते हैं? n1। तो जब ये 3 kg का लगाएगा 2 kg पे n1, तो 2 kg वाला मुंह देखेगा, 2 kg वाला भी लगाएगा किस पे? इस पे लगाएगा क्या? n1 ही लगाएगा। ठीक है, ये किसके द्वारा लगा? बाई 3 kg, और 3 kg पे किसके द्वारा लगेगा? बाई 2 kg। ठीक है, 2 kg के द्वारा लग गया। ठीक है, अब बताना, तो इस पे एक नॉर्मल लग गया ऊपर की तरफ। ठीक है, अब बताओ 2 kg पे आपको फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा। इसके द्वारा तो फोर्स आएगा नहीं, इसके द्वारा तो कोई फोर्स आएगा नहीं, क्योंकि इस पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो, फोर्स जीरो। तो अब देखो 2 kg पे एक ऊपर लग रहा है, किसके द्वारा? 3 kg के द्वारा, और एक नीचे लग रहा है ग्रेविटेशन के द्वारा। ना लेफ्ट में लग रहा है, सॉरी ना लेफ्ट में लग रहा है, ना राइट में लग रहा है। तो लेफ्ट का फोर्स बराबर राइट का फोर्स, या ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। तो लेफ्ट में नहीं है, राइट में नहीं है, तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। तभी आगे क्या होगा? एक इक्विलिब्रियम में होगा। कौन सा इक्विलिब्रियम? डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो n1 बराबर क्या हो जाएगा? n1 बराबर 20 न्यूटन, यानी n1 बराबर कितना होगा? 20 न्यूटन। n1 बराबर हो गया 20 न्यूटन फोर्स। ठीक है, 20 न्यूटन हो गया। अब आते हैं 3 kg पे। 3 kg पे देखना गौर से, थोड़ा ध्यान से सुनना। नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? m3 m2g, इसका बनाते हैं यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम। किसका बनाएंगे? बी का, बी का यानी कि 3 kg का। नीचे की तरफ क्या लगेगा?
नीचे की तरफ लगेगा क्या, m2g, यानी कि m2 कितना है 3 है, g का वैल्यू 10 यानी कि 30 न्यूटन। तो बताओ जब नीचे की तरफ लग रहा है ग्रेविटेशन के द्वारा, और क्या है 3 kg का रखा हुआ है 10 kg वाला पे, तो 10 kg ऊपर की तरफ लगाया कौन, n2 लगाया, कौन लगाएगा मान लेते हैं n2 लगा दिया, किसके लिए लगाएगा 10 kg के कारण। और जब m 10 kg वाला लगाएगा 3 kg पे, तो 3 kg वाला भी लगाएगा किस पे 10 kg पे n2 ही लगाएगा। तो बताओ अब तो आपको फोर्स लग रहा है ना बी पे तो इतना ही फोर्स लग रहा है। कौन कौन लग रहा है, एक नीचे की तरफ लग रहा है n1, किसके द्वारा लग रहा है बाई 2 kg, सॉरी बाई 2 kg, और एक ऊपर की तरफ लग रहा है n2 बाई 10 kg, ठीक है बाई 10 kg। तो निकाल लेते हैं, लेफ्ट का फोर्स बराबर राइट का फोर्स इक्विलिब्रियम के लिए, तो लेफ्ट में भी नहीं है ना राइट में भी है। ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, तो ऊपर में कौन कौन लग रहा है सिर्फ ए वाला लग रहा है, नीचे में लग रहा है एक ए वाला, नीचे का डायरेक्शन देख रहे हैं यहाँ पे नीचे का डायरेक्शन है। तो n2 बराबर क्या हो जाएगा हम सबका n1 प्लस m2g, यानी कि n2 बराबर n1 का वैल्यू 20, m2g का हम लोग की 30, यानी कि n2 बराबर आ गया 50 न्यूटन आ गया, देख रहे हैं 50 न्यूटन आ गया। अब निकालते हैं किसका 10 kg यानी कि ए का। तो ए पे देखिए, तो ए का पहले बनाते हैं, अब अलग से इसका बनाते हैं डायग्राम। 10 kg है, ठीक है। तो ए पे क्या क्या लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है m3g यानी कि 10 गुना 10 यानी कि 100 न्यूटन लग रहा है ग्रेविटेशन के कारण। अच्छा ए रखा हुआ है ग्राउंड पे, तो 10 kg का ऑब्जेक्ट रखा हुआ ग्राउंड पे और उस पर लग रहा है ग्रेविटेशन नीचे 100 न्यूटन। तो इस 10 kg वाले को तो ग्राउंड के अंदर धंस जाना चाहिए, लेकिन धंस नहीं रहा है, यानी कि 100 न्यूटन ऊपर भी लगा रहा है कौन, सॉरी ऊपर भी लगा रहा है फोर्स कौन, ग्राउंड लगा रहा है। कौन लगा रहा है, ग्राउंड। कितना लगा रहा होगा, मान लेते हैं कितना n3 लगा रहा होगा, कितना लगा रहा होगा n3। तो n3 लग रहा है ऊपर की तरफ, कितना लग रहा है n3 लग रहा है ऊपर की तरफ, किसके लग रहा है बाई ग्राउंड। और यहाँ पे लग रहा है n2 भी लग रहा है, किसके द्वारा लग रहा है n2 लग रहा था 3 kg का बाई 3 kg। अच्छा एक ग्राउंड है, सपोज ये ग्राउंड है, सॉरी ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। तो ग्राउंड लगा रहा है ऊपर की तरफ n3 10 kg वाला पे, तो 10 kg भी तो लगाएगा ग्राउंड पे, 10 kg भी तो लगाएगा ग्राउंड पे नीचे की तरफ न्यूटन थर्ड ला। अब देखो 10 kg पे तो कोई फोर्स और लग नहीं रहा, यानी कि ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, और ऊपर में एक ही फोर्स लग रहा है, नीचे में ये लग रहा है और ये लग रहा है। तो कर देते हैं n3 बराबर क्या हो जाएगा n2 प्लस m3g। n2 का वैल्यू आया था 50, m3g का था 100, यानी n3 बराबर आ गया 150 न्यूटन, 150 न्यूटन आ गया, ठीक है 150 न्यूटन आ गया। ये था क्वेश्चन, बोल रहा था फाइंड ऑल नॉर्मल फोर्सेस, निकाल लिए। स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल दे दिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और है जो अच्छा है, और देखते हैं। आपको एक चीज बताया था मैंने, नोट में लिख लीजिएगा ये चीज को, ठीक है। ये एंगल थीटा पे है, यहां से क्या है mkg का ऑब्जेक्ट है, क्या है mkg का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहां से एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करते हैं, एक वर्टिकल ड्रॉ करते हैं, बस हो गया। अच्छा mkg का ऑब्जेक्ट इस इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा mg लगेगा नीचे की तरफ ग्रेविटेशन के द्वारा,
और इस एम के जी ऑब्जेक्ट पे एक नॉर्मल लगेगा इस इंक्लाइंड सरफेस के कारण, इधर लगेगा, नॉर्मल लगेगा ना। एक बात और बताया था, ए थीटा हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड प्लेन अगर थीटा एंगल पे है, हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड प्लेन अगर थीटा एंगल पे है, तो इंक्लाइंड प्लेन से जो नॉर्मल होगा ना वो वर्टिकल से कितना होगा, थीटा एंगल होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसे याद रखियो, समझा। ये था नोट में लिखने के लिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जो हम लोग बनाएंगे, अच्छा सा क्वेश्चन। ये हम सबका क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे क्या कहता है क्वेश्चन। जो कह रहा है एक वर्टिकल बॉल है, एक हॉरिजॉन्टल बॉल है, दीवारें हैं, ठीक है। एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन जो है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे है। इसमें एक बॉल है, स्फेरिकल बॉल है, जिसे होल्ड किया गया है इक्विलिब्रियम में यहाँ पे होल्ड करके रखा गया है, ठीक है। स्फेरिकल बॉल का जो मास है m kg का है, ठीक है। मुझे निकालना है कि इस स्फेरिकल बॉल पे इस वर्टिकल बॉल के द्वारा कितना नॉर्मल फोर्स लग रहा है और इंक्लाइंड प्लेन के द्वारा कितना नॉर्मल फोर्स लग रहा है, उसे निकालना है। निकालते हैं हम लोग। देखना, मास तो सेंटर में प्रेजेंट होता है, तो नीचे की तरफ एक क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, ठीक है। किसके द्वारा, ग्रेविटेशन के द्वारा, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा हम सबको, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हॉरिजॉन्टली, ये हो गया वर्टिकली, ठीक है, समझने के लिए। अब बताओ, इसके द्वारा ये जो बॉल यहाँ पे है एम के जी का, नीचे की तरफ ग्रेविटेशन का द्वारा लग रहा है mg। अच्छा, इस इंक्लाइंड प्लेन के कारण एक नॉर्मल लगेगा यहाँ पे जो सेंटर से पास करेगा। नॉर्मल कितना उसमें मान लेते हैं, क्या मानते हैं, n1, ये एंगल 90 हो जाएगा, यहाँ पे n1 हो गया। अच्छा, एक बात और बताना, जो एंगल हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड प्लेन कितना एंगल पे है, थीटा एंगल पे है। हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड एंगल थीटा एंगल पे है। हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड प्लेन कितना एंगल पे, थीटा पे है। तो इंक्लाइंड प्लेन से जो नॉर्मल जाएगा ना वो वर्टिकल से कितना बनाएगा, थीटा एंगल ही बनाएगा वर्टिकल से, बताए थे। अच्छा, हो गया। अब इस वर्टिकल बॉल के कारण इस स्फेरिकल बॉल पे क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा, ठीक है। और नॉर्मल कहां से पास करेगा, सेंटर के पास करेगा, उसको नाम देगा n2, ठीक है। मुझे यही n1 और n2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। यही है, और तो कुछ है नहीं। अब क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं इसे। इस पूरे स्फेरिकल बॉल को मान लेते हैं एक स्मॉल पॉइंट, ठीक है। क्या मानते हैं, एक पॉइंट पार्टिकल। इस पूरे स्फेरिकल को मानते हैं एक पार्टिकल मानते हैं। तो ये पार्टिकल पे क्या लग रहा है, एक mg लग रहा है नीचे की तरफ। अच्छा, ये तो हॉरिजॉन्टली एक लग रहा है, इधर क्या लग रहा है, हॉरिजॉन्टली लग रहा है, कौन, n2 लग रहा है, कौन लग रहा है, n2 लग रहा है। n2 यहाँ पे इधर लग रहा है। एक देखो वर्टिकली से थीटा एंगल पे कौन लग रहा है, n1 लग रहा है। वर्टिकली से थीटा एंगल पे कौन लग रहा है, n1 लग रहा है। मुझे n1 और n2 का वैल्यू निकालना है, निकाल लेंगे, निकल जाएगा। यही n1 n2 निकालना है, फाइंड नॉर्मल। n1 जो नॉर्मल है किसके द्वारा है बाबू, इंक्लाइंड प्लेन के कारण। और n2 जो नॉर्मल है किसके कारण है, n2 नॉर्मल किसके कारण है, वर्टिकल बॉल के कारण। तो यही दोनों निकालना है। अब देखो, इसे थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकते हैं ना। अच्छा, जब ये ब्रेक होगा तो इधर कितना आएगा, n1 cos थीटा, इधर कितना आएगा, n1 sin थीटा। अच्छा, ये जो बॉल है स्फेरिकल बॉल है इक्विलिब्रियम में है,
इक्विलिब्रियम कहने का मतलब कि लेफ्ट का फोर्स बराबर राइट का फोर्स, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। तो कर लेते हैं, तो कितना आएगा हम सबका, यहाँ पे चलाएगा क्या, N2 बराबर N1 साइन थीटा आ गया। और यहाँ पे देखते हैं N1 कोस थीटा बराबर mg, ठीक है। तो N1 बराबर क्या हो जाएगा, N1 बराबर हो जाएगा हम सबका mg बटा कोस थीटा। तो N1 बराबर क्या हो जाएगा हम सबका सेक थीटा mg। तो क्या लिख सकते हैं, इसे थोड़ा मिटाते हैं, N1 बराबर mg सेक थीटा, ये आ गया N1 का वैल्यू। अब देखो, तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स करके N1 निकल गया, तो लेफ्ट का फोर्स बराबर राइट का फोर्स, यानी कि N2 बराबर क्या हो जाएगा N1 साइन थीटा। अब बताओ N2 बराबर N1 साइन थीटा, N1 कितना है mg सेक थीटा और साइन थीटा। अच्छा N2 बराबर क्या हो जाएगा mg सेक थीटा यानी कि 1 कोस थीटा और ऊपर में साइन थीटा, तो साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या कहलाएगा tan थीटा। तो N2 बराबर क्या चलेगा mg tan थीटा आ गया N1 और N2। यही सब तो निकालना था, तो यह सबका क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और कुछ अच्छी अच्छी चीज सीखेंगे, जैसे लामिस थ्योरम, ये सब जितना भी हम सब किए ना इतना कैलकुलेशन उसमें करना नहीं पड़ता, डायरेक्ट लामिस थ्योरम यूज करो, डायरेक्ट आंसर आएगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं।